हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश बुक रीडिंग। बुक रीडिंग तो सभी करते हैं, लेकिन क्या हम बुक रीडिंग को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? हम जो भी बुक रीड कर रहे हैं, क्या उसकी वोकैबुलरी को हम समझ रहे हैं और अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? तो ही हम अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज बुक रीडिंग का कोई भी मीनिंग नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये जो बुक है, इसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और ये बुक भी बहुत अच्छी है। बहुत ही आपको एक मोटिवेट करेगी। इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप मोटिवेट फील करेंगे अपने आप को। और दूसरी बात है कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस बुक का ऑलरेडी 5 पेजेस कंप्लीट कर चुकी हूँ, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर चुकी हूँ और इसके सारे वोकैबुलरीज, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, ईडियम, फ्रेजल वर्ब आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरी होम पेज पर जाकर और मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर इस बुक के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उसकी वोकैबुलरी और इंग्लिश को सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आइए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। यदि दूध खराब हो जाए तो वह दही बन जाता है। दही दूध से भी ज़्यादा कीमती है। इफ़ मिल्क गोज बैड इट बिकम्स योगर्ट। योगर्ट इज़ मोर प्रीशियस दैन मिल्क। अब योगर्ट, दही को हम योगर्ट भी कहते हैं और कर्ड भी कहते हैं, दोनों ही सही है। प्रीशियस मतलब होता है कीमती। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नेविगेशन त्रुटि की जिसके कारण उन्हें अमेरिका की खोज करनी पड़ी। क्रिस्टोफर कोलंबस मेड अ नेविगेशन एरर दैट लेड हिम टू डिस्कवर अमेरिका। अब किसी भी त्रुटि करने को कहते हैं एरर। लेड मतलब किसी भी बात के लिए उन्हें। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नेविगेशन त्रुटि की जिसके कारण उन्हें गलतियों से न डरें। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। डरने को कहते हैं अफ्रेड। मिस्टेक यानी कि गलतियाँ। SDR मणिकनम जी एक फॉर्मर रिवोल्यूशनरी थे, वो जो पूर्व क्रांतिकारी थे, ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट, यानी कि वो उग्रवादी राष्ट्रवादी भी थे। तो उनके पास में उनकी खुद की एक साइजेबल मतलब होती है कि अब बहुत काफ़ी बड़ी ह्यूज़ को भी इंग्लिश में हम साइज़ काफ़ी बड़ा कहते हैं। तो साइजेबल उनकी बहुत बड़ी खुद की लाइब्रेरी थी, इसलिए वो उस एरिया में बहुत प्रसिद्ध थे। तो इसका पूरा का पूरा जो ट्रांसलेशन होगा, हालांकि स्थानीय मानकों के अनुसार पूर्व क्रांतिकारी या उग्रवादी राष्ट्रवादी SDR मणिकनम की निजी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी थी। तो उस एरिया में बुक की बहुत कमी थी, लेकिन वहाँ पर एक जो SDR मणिकनम थे, जो पूर्व क्रांतिकारी थी, उनकी निजी लाइब्रेरी थी जो कि काफ़ी बड़ी थी। इस सेंटेंस में कहा गया है। ही एनकरेज्ड मतलब होता है किसी को भी चीयर करना, अपलिफ्ट करना, उठाना, यानी कि उसे प्रोत्साहित करना किसी काम के लिए। हार्टन करना, चीयर करना। तो एनकरेज्ड मतलब होता है प्रोत्साहित करना। मी टू रीड मतलब पढ़ना। ऑल मतलब जितना भी कुछ पढ़ सको उतना पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। ही मतलब मणिकनम जी की यहाँ बात की गई है। कलाम जी को प्रोत्साहित करते थे अधिक से अधिक पढ़ने के लिए। आई कुड मतलब मैं जितना भी पढ़ सकता हूँ अधिक से अधिक, मुझे वो मणिकनम जी कलाम जी को प्रोत्साहित करते थे। आई ऑफन मतलब होता है अक्सर। विजिटेड देखिए, विजिटेड ये पास्ट सेकंड फॉर्म है वर्ब की। विजिट मतलब होता है गो टू सी एंड स्पेंड टाइम विथ समवन। किसी के पास जाना या किसी के घर जाना और उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना। जैसे एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आई केम टू विजिट माई ग्रैंड मदर। मैं अपने ग्रैंड मदर के घर गई थी, दादी के घर गई थी उनसे मिलने के लिए। तो ये विजिट का
एग्जाम्पल है। ही इज़ होम टू बोरो बुक्स। ही इज़ मतलब यहाँ पर मणिकर्णिका जी की बात कही है। होम मतलब घर होता है। बोरो मतलब होता है किसी से कुछ उधार लेना। टेक फॉर वन सेल्फ, उधार लेना। तो एग्जाम्पल हो सकता है कि कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़, क्या मैं आपकी कोई चीज़ यदि आपको किसी से मांगना है तो आप उसे ऐसा कह सकती है, क्या मैं आपकी चीज़ ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर स्टफ़ प्लीज़। तो बोरो मतलब होता है उधार लेना कुछ समय के लिए। तो ये पूरा ट्रांसलेशन होगा कि उन्होंने जितना संभव हो उतना पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कलाम जी को। और कलाम जी यानी कि मैं, यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है, और मैं अक्सर किताबें उधार लेने के लिए उनके घर जाता था। मणिकर्णिका जी के घर जाते थे अपने कलाम जी उनसे किताब लेने के लिए। अनदर पर्सन मतलब होता है एक और व्यक्ति। हु मतलब जो कि। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है किसी को प्रभाव करना, किसी के ऊपर इम्प्रेशन डालना। हैव एन इफेक्ट ऑन, इम्पैक्ट छोड़ना, इन्फ्लुएंस करना। तो ग्रेटली इन्फ्लुएंस मतलब बहुत प्रभावित थे। माई बॉयहुड मतलब चाइल्डहुड, उनका बचपन। वॉज माई फर्स्ट कज़िन मतलब होता है चचेरा भाई। शमसुद्दीन, उनके चचेरे भाई का नाम था शमसुद्दीन। ही वॉज द सोलो डिस्ट्रीब्यूटर। सोलो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है एकमात्र वितरक, यानी किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर शब्द को यूज़ करते हैं। तो वो किस चीज़ को एक से दूसरे घर पहुंचाते थे? न्यूज़पेपर को। शमसुद्दीन। फॉर न्यूज़पेपर मतलब अखबार। इन रामेश्वरम में जो अखबार आते थे। तो पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, एक और व्यक्ति जिसने मेरे बचपन को बहुत प्रभावित किया वह मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन था। वह रामेश्वरम में समाचार पत्रों के एकमात्र वितरक थे। तो जो शमसुद्दीन थे वो रामेश्वरम में एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर थे, सोलो डिस्ट्रीब्यूटर थे। और उनका जो था स्वभाव इस तरीके से था, उन्होंने कलाम जी को बहुत इस तरीके से ग्रेटली इन्फ्लुएंट किया। द न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार। वुड अराइव, वुड हमेशा मैंने कहा किसी पास्ट में हम कुछ काम को करते हैं वहाँ पर हम वुड यूज़ करते हैं, यूज़ टू यूज़ करते हैं, तो यहाँ वुड यूज़ हुआ है। अराइव मतलब होता है पहुँचना। टू रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम जो स्टेशन था वहाँ पर पहुँचता था बाय मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम पंबन एक जगह का नाम है। तो अखबार पंबन से सुबह की ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन पर आता था। शमसुद्दीन्स न्यूज़पेपर एजेंसी, शमसुद्दीन जी की जो न्यूज़पेपर एजेंसी थी वॉज अ वन मैन ऑर्गेनाइजेशन कैटरिंग। मतलब वो जो वन मैन ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि एक व्यक्ति की ही संस्था होना। कैटरिंग मतलब होता है किसी की ज़रूरतों को पूरा करना, या किसी स्थान को किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की ज़रूरत वो एक संस्था उसे प्रोवाइड करती है सभी जगह पर, तो उसे कहते हैं कैटरिंग। टू द, जैसे हम फूड कैटरिंग होता है, फूड सबको सप्लाई करना होता है, जैसे कुछ शादी पार्टी में हमें फूड चाहिए रहता है बल्क अमाउंट में, बहुत सारे अमाउंट में, तो उसे फूड कैटरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर की वो कैटरिंग थी। टू द रीडिंग डिमांड मतलब होता है किसी की ज़रूरत। ऑफ द 1000 स्ट्रॉन्ग लिटरेट पॉपुलेशन, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, लिटरेट मतलब साक्षर पढ़े लिखे, लिटरेट मतलब होता है पढ़े लिखे, पॉपुलेशन मतलब आबादी। ऑफ रामेश्वरम टाउन मतलब होता है शहर। तो शमसुद्दीन की जो अखबार एजेंसी थी वो एक व्यक्ति की संस्था थी जो कि पूरे रामेश्वरम शहर में जितने भी 1000 मजबूत पढ़े लिखे साक्षर आबादी थी को पढ़ने की जितनी भी उनकी न्यूज़पेपर की ज़रूरत थी वो पूरा करती थी सिर्फ एक न्यूज़पेपर एजेंसी, और वो एक ही संस्था थी, वो थी शमसुद्दीन्स की। दीज न्यूज़पेपर्स वर मेनली मतलब होता है मुख्य रूप से। बॉट देखिए, बाय मतलब होता है खरीदना, इसका सेकेंड फॉर्म है बाय बॉट मतलब खरीदे जाते थे, खरीदे गए। टू कीप एब्रेस्ट, कीप मतलब होता है रखना, बनाए रखना। एब्रेस्ट मतलब होता है कि यहाँ पर एब्रेस्ट का मीनिंग है इन अ रो, साइड बाय साइड, अलॉन्ग साइड, बराबर में। लेकिन एब्रेस्ट ऑफ करंट डेवलपमेंट मतलब होता है कि जो भी वर्तमान में जो भी घटनाएं चल रही है उनसे अवगत कराना। साइड बाय साइड का यहाँ मीनिंग ये निकल रहा है कि वर्तमान में जो भी साइड बाय साइड जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर घटनाएं चल रही है, उससे पेपर का ये काम था कि उन लोगों को जागरूक कराना। इन द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो उस समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, तो उन सब चीज़ों की क्या खबर थी वो न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता था। फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंस मतलब कि ज्योतिष संदर्भ के लिए जो भी जानकारी थी उस पेपर में आती थी। और टू चेक द बुलियन रेट्स, अब देखिए चेक मतलब किसी भी चीज़ की जांच करना,
तो बुलियन रेट्स मतलब होता है सराफा दरें। सराफा दरें क्या होती है, जैसे कोई बहुमूल्य धातु होती है, मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इन सब का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, उसे कहते हैं बुलियन रेट्स। तो प्रीवेलिंग इन मद्रास, प्रीवेलिंग मतलब होता है कि प्रचलित या पॉपुलर या करंट, अभी क्या करंट रेट चल रहा है, बुलियन रेट्स क्या चल रहा है किसी भी धातु का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, सिल्वर का और अन्य जो भी हैं, तो उन सब सराफा दरें क्या चल रही है वो ये न्यूज़पेपर बताता था। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, ये समाचार पत्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में वर्तमान घटनाओं से अवगत रहने, ज्योतिषीय संबंध के लिए या मद्रास में प्रचलित सराफा दरों की जांच करने के लिए खरीदे जाते थे। फ्यू रीडर्स मतलब होता है, फ्यू मतलब होता है कुछ, रीडर्स मतलब होता है जो पढ़ने वाले होते हैं, पाठक होते हैं, उसे कहते हैं कुछ पाठक। फ्यू रीडर्स विथ अ मोर कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है विश्वव्यापी या सर्वदेशीय, मतलब कुछ ऐसे रीडर थे, कुछ ऐसे पाठक थे न्यूज़पेपर के जो कि विश्वव्यापी जानकारियाँ भी लेना चाहते थे, तो और डिस्कस करते थे उन मुद्दों पर जो विश्व में चल रही है, पूरे देशों में चल रही है। तो उसे कहते हैं कि फ्यू रीडर्स कॉस्मो मतलब सब जगह विद्यमान होना, सर्व जगह होना, विश्व में होना, इस कॉस्मो का मीनिंग निकलता है। तो आउटलुक मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, कैसा आपका दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट कहते हैं, व्यू कहते हैं व्यूज़ को, तो उसे कहते हैं आउटलुक। वुड डिस्कस मतलब किसी भी चीज़ को डिस्कस करना, चर्चा करना, टॉक ओवर करना, टॉक अबाउट करना, टॉक थ्रू करना, डिस्कस को कहते हैं कि किसी भी चीज़ की चर्चा करना। हिटलर, महात्मा गांधी एंड जिन्नाह मतलब ये जो उस समय के बहुत उभरते हुए नेता थे, तो इन सब के बारे में वो डिस्कस करते थे विश्वव्यापी समस्याओं को लेकर या क्या चल रहा है विश्व में। ऑलमोस्ट ऑल मतलब होता है सभी, अंततः मतलब लास्ट में, एट लास्ट सभी। वुड फाइनली मतलब कि अंततः फ्लो इनटू द माइटी पॉलिटिकल करंट। तो माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, पॉलिटिकल मतलब होता है कि जो भी राजनीतिक, तो शक्तिशाली राजनीतिक जो भी धाराएं उस समय चल रही थी ऑफ पेरियार ईवी रामेश्वरम मूवमेंट। उस समय एक मूवमेंट चल रहा था बहुत, जो है पेरियार ईवी रामेश्वरम का आंदोलन चल रहा था उस समय का, बहुत बड़ा आंदोलन। तो मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, तो उस समय अगेंस्ट मतलब होता है किसी के विरोध में। हाई कास्ट हिंदूज़ मतलब जो उच्च जाति के जो हिंदू थे उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था। दीनामणि वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर न्यूज़पेपर। अब देखिए सॉट मतलब होता है सीक की सेकंड फॉर्म, सीक सॉट मतलब सीक मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वोकैबुलरी, किसी लुक फॉर समथिंग, लुकिंग फॉर, या फिर ट्राई टू फाइंड, सर्च, किसी चीज़ को ढूंढना। तो मोस्ट साउथ मतलब इन बहुत ज़्यादा डिमांड में होना, इन ग्रेट डिमांड, और यूजुअली बिकॉज ऑफ इट इज़ रेयर और वेरी गुड क्वालिटी। सबसे अधिक मांग इसलिए रहती क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उस पेपर की। तो दीनामणि एक ऐसा पेपर था जिसकी बहुत डिमांड थी पब्लिक में, और वो बहुत मांग वाला, डिमांड वाला पेपर था। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण वाले कुछ पाठक जो थे हिटलर, महात्मा गांधी, जिन्ना पर चर्चा करते थे, और लगभग सभी अंततः उच्च जाति के जो भी हिंदुओं के खिलाफ जो भी ईवी स्वामी रामास्वामी का जो आंदोलन चल रहा था ना, उसी शक्तिशाली राजनीतिक धारा में वो बह जाते थे लास्ट में। और दीनामणि जो था वो उस समय का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग समाचार पत्र था उस समय का। तो दीनामणि जो है वो डिमांडिंग समाचार पत्र था, मोस्ट साउथ जो था न्यूज़पेपर था उस समय का। सिंस मतलब होता है चूँकि, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। द प्रिंटेड मैटर वॉज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। द प्रिंटेड मैटर मतलब जो न्यूज़पेपर के ऊपर जो मुद्रित जो भी मैटर लिखा होता था, मुद्दा लिखा होता था, प्रिंटेड मैटर मतलब मुद्रित सामग्री। तो वॉज बियॉन्ड माई कैपेसिटी मतलब होती है आपकी कोई भी क्षमता। अब वो बियॉन्ड मतलब होता है के परे, क्षमता से, उनकी समझ से परे था वो, किसके, कलाम जी के। तो आई हैड टू सेटिस्फाई माई सेल्फ
सेटिस्फाई मतलब होता है कि अपने आप को खुद को, माई सेल्फ मतलब खुद को संतुष्ट करना। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट करना, माई सेल्फ मतलब खुद को। तो आई हैड टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, मैं खुद को कैसे संतुष्ट करता था, विथ ग्लैंसिंग। ग्लैंसिंग मतलब होता है सिर्फ एक नज़र डालना किसी, मतलब एक बार पेपर को ऊपर से नीचे तक देख लेना, उसके पिक्चर्स को देख लेना कि क्या क्या न्यूज़ चल रहा है। पिक्चर से भी समझ में आ जाता है ना, तो वो सिर्फ ऐसे एक बार देख लेते थे ऊपर से नीचे तक कलाम जी उस पेपर को। इन द एट द पिक्चर्स मतलब उसके अंदर जो भी चित्र होते थे पेपर के, इन द न्यूज़पेपर अखबार में जो भी होते थे, बिफोर शमसुद्दीन डिलीवर्ड। बिफोर मतलब कि पहले, शमसुद्दीन डिलीवर्ड मतलब वो कि शमसुद्दीन क्या करता था, उन्हें लोगों तक पहुंचाता था। तो लोगों तक पहुंचने से पहले वो कलाम जी एक बार उस पेपर को एक ग्लांस देख लेते थे, एक झलक देख लेते थे। ग्लांसिंग मतलब होता है झलक। तो दैम टू हीज कस्टमर मतलब है ग्राहक। तो चूंकि मुद्रित सामग्री को पढ़ना मेरी क्षमता से परे था, मेरे यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है, इसीलिए शमसुद्दीन द्वारा अपने ग्राहकों तक पहुँचाने से पहले मुझे अखबार के चित्रों पर नज़र डालकर खुद को संतुष्ट करना पड़ा। या अपने आप को वो कैसे संतुष्ट करते थे, एक बार बस पेपर को ऊपर से नीचे तक देख लेते थे कि क्या क्या चल रहा है। और क्योंकि इसके पहले शमसुद्दीन डिलीवर्ड न कर दे पेपर को अपने कस्टमर को, तो वो पहले बस इसे एक बार एक ग्लांस ले लेते। तो ग्लांस बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इसे हमेशा याद रखना। इसका मतलब होता है एक झलक। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रोक आउट मतलब होता है कि छिड़ गया। इन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है विश्व युद्ध हुआ। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। कलाम जी तब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में सिर्फ 8 वर्ष के थे। फॉर रीजन्स, इस कारण से, रीजन्स मतलब होता है कारण। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड मतलब उन्हें कभी भी ऐसा समझ नहीं आया कि सडन मतलब होता है कि एकदम से, अचानक से। डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड्स, डिमांड मतलब होता है किसी भी चीज़ की का मूल्य या एकदम से उसका जो है मांग बढ़ जाना। तो टैमरिंड सीड मतलब होता है इमली के बीज की अचानक से इरप्टेड मतलब होता है कि अचानक से बहुत उछाल आ जाना, उसकी मांग बढ़ जाना, उसका भाव बढ़ जाना, एकदम उसकी भाव में उछाल आ जाना। इन द मार्केट यानी कि जो है मार्केट में, उसके बाज़ार में उसकी इमली के बीज की मांग अचानक से बढ़ गई। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जब मैं 8 वर्ष का था, कलाम जी 8 वर्ष के थे, जिन कारणों को मैं कभी नहीं समझ पाया कि बाज़ार में इमली के बीज की अचानक मांग बढ़ गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में हुआ, उस समय इमली के बीजों की मांग इसलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ये जो इमली के बीजों का यूज़ जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड में होता है। और साइट्रिक एसिड उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में मिलिट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूज़ होता था। और इमली का बीज ही सिर्फ एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकता है बहुत अधिक मात्रा में। और भारत ऐसी एक जगह है जहाँ पर इमली के बीज पाना यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर इसीलिए इमली के बीजों की बहुत मांग बढ़ गई। इमली के बीजों को पीस कर उसका जो गन पाउडर जो होता था, उस पाउडर से भी बहुत से कॉटन और जूट का भी प्रोडक्शन होता था और उससे कपड़े बनाए जाते थे। और इसका पूरा का पूरा यूज़ होता था आपकी इंडस्ट्री और मिलिट्री जो है, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री के जो भी एप्लीकेशंस में यूज़ होने में। तो ये है इसका मुख्य कारण। इसलिए जो इमली के बीजों की जो मांग है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत बढ़ गई थी। आई यूज्ड टू मतलब होता है रिपीटेड एक्शन। मैंने आपको बताया था, हम जो पास्ट या कुछ रिपीटेड एक्शंस के लिए, पास्ट की बात बताने के लिए हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं या इसकी जगह पे हम वुड यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर भी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे मैं बाद में ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी आप ये याद रखें कि यूज़ टू रिपीटेड एक्शन और टॉक अबाउट टू पास्ट सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आई यूज्ड टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम। मतलब वो क्या करते थे, जो इमली के बीज को कलाम जी इकट्ठा करते थे और उसे बेच देते थे टू अ
प्रोविज़न शॉप मतलब एक प्रावधान की दुकान। यहाँ पे जहाँ पर इन चीज़ों जो इमली के बीज को बेचने की अनुमति थी उसे कहते हैं प्रोविज़न शॉप। ऑन मॉस्क यानी कि मस्जिद, स्ट्रीट मतलब रोड। तो मस्जिद रोड में एक प्रावधान शॉप थी, वहाँ पर ये कलेक्टेड जितने भी इकट्ठे करे हुए इमली के बीज होते थे उन्हें वो बेच देते थे। अ डेज़ कलेक्शन मतलब एक दिन का जो संग्रह होता था। वुड फैच देखिए, फैच मतलब होता है गेट, मिलना, निकालना, ड्रॉ आउट, स्कूप, एक्सक्लूड, विदड्रॉ, ये सब होता है फैच मतलब उनको इतना मिल जाता था। वुड फैच मी द प्रिंसी सम ऑफ 1 आना। प्रिंसी मतलब होता है कि एक अच्छी बड़ी रकम मिल जाती थी उन्हें। प्रिंसी सम उसे कहते हैं, अच्छी बड़ी रकम मिल जाती, कितनी, 1 आना, 1 आने की एक बड़ी रकम मिल जाती थी उन्हें इस इमली के बीज के संग्रह को जो कलेक्ट करते थे उन्हें बेचने के बाद में। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, मैं बीज इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद स्ट्रीट पर एक प्रावधान की दुकान को बेचता था। एक दिन के संग्रह से मुझे 1 आना की बड़ी रकम मिलती थी। तो देखिए हमारे देश के ये जो है प्रेसिडेंट है और इन्होंने भी 1 आना अपनी पहली कमाई है वो भी इमली के बीज जो है बेचकर। ये बहुत ही एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को लोगों के सामने भी शेयर किया। तो हमें भी इतना डाउन टू अर्थ बनना है, जो हमारे कलाम जी जैसा। ये हमें इस से एक मोटिवेट करने वाला पैराग्राफ है। तो आइए आगे देखते हैं। जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। जलालुद्दीन थे जो कि वो उन्हें एक स्टोरी सुनाते थे, कहानी सुनाते थे युद्ध के बारे में कि आज युद्ध में इस तरीके से हुआ, क्योंकि वो न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर थे तो उन्हें सब पता रहता था कि क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड में। तो विच आई वुड लेटर मतलब मैं बाद में इसको क्या करता था, अटेम्प्ट टू ट्रेस मतलब होता है कि ढूंढने का प्रयास करना किसी भी चीज़ को। तो कहाँ पर वो ढूंढने का प्रयास करते थे, जो उनकी इन द हेडलाइंस इन दिनामणि, जो दिनामणि न्यूज़पेपर हमने भी पिछले ही पैराग्राफ में पढ़ा है कि दिनामणि न्यूज़पेपर है। तो हेडलाइंस मतलब होता है सुर्खियाँ, जो पेपर की सुर्खियाँ होती थी, हेडलाइंस होती थी, उन पर वो जो दिनामणि की सुनाई गई स्टोरीज़ को खोजते थे और अटेम्प्ट टू ट्रेस ढूंढने का प्रयास करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, उनका जो क्षेत्र था बीइंग आइसोलेटेड मतलब था अलग थलग था, किस चीज़ से, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अनअफेक्टेड मतलब होता है कि पूर्णतः अप्रभावित था युद्ध से, क्योंकि युद्ध हुआ था तो बहुत प्रभावित थे क्षेत्र, लेकिन उनका एरिया अलग थलग होने की वजह से वो अप्रभावित था। सो पूरा ट्रांसलेशन होगा, जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते थे जिन्हें मैं बाद में दीनामणि की सुर्खियों में ढूंढने का प्रयास करता था। हमारा क्षेत्र अलग थलग होता था, इसलिए युद्ध की से पूर्णतः अप्रभावित था। बट सून मतलब किंतु जल्दी ही, इंडिया वॉज फोर्स्ड मतलब इंडिया को मजबूर किया गया, टू जॉइन मतलब जुड़ने के लिए, द अलाइंड फोर्स मतलब होता है कि किसी अन्य देश को अपनी किसी अन्य सेना के साथ में शामिल होने के लिए मजबूर करना। तो अलाइंड फोर्स वो होते हैं आर्मीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ हु आर फाइटिंग ऑन द सेम साइड इन द वॉर। भारत को किसी मित्र देशों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी मतलब होता है कि आपातकाल जैसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और थोड़ी देर बाद, दिन के बाद में ही वॉज डिक्लेयर्ड मतलब घोषित हो गई आपातकाल की, एमरजेंसी जो है की घोषणा की गई गवर्नमेंट ने। द फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब होता है दुर्घटना, केम इन द फॉर्म ऑफ मतलब किस रूप में है, केम इन द फॉर्म ऑफ मतलब किस रूप में आई, ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट मतलब होता है कि उस स्टेशन पर, उनके रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, तो ट्रेन किसी भी कीमत पर उस स्टेशन पे अब नहीं रुकेगी, तो उसे सस्पेंड कर दिया गया ट्रेन को। हॉल्ट मतलब होता है ठहरने के लिए, तो ट्रेन कुछ समय के लिए जहाँ हॉल्ट करती थी, रुकती थी उनके रामेश्वरम स्टेशन पे, अब वो नहीं रुकेगी, ऐसा घोषणा की गई। तो ये कैजुअलिटी उनकी फर्स्ट आई। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन, लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। पहली दुर्घटना रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव निलंबित होने के रूप में आई।
फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि वोकैबुलरी को एक्सप्लेन करना पड़ता है अच्छे से समझने के लिए। सो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसके सारी की सारी वोकैबुलरी को आप ज़रूर नोट डाउन भी करें। सो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करें, मैं आपको आपके डाउट का ज़रूर आंसर करूँगी कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स इस सारी वोकेबलरी को पढ़ने के बाद में आपको इसे नोट डाउन करना है और अपनी डेली लाइफ में इसे इनकॉर्पोरेट भी करना है। और जब भी कभी आप अब कहीं भी जाते हैं, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस देखते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो उस वर्ड को अपने या तो मोबाइल कैमरे में कैप्चर कर ले और उसे बाद में जाकर घर पर अपने आप उसका मीनिंग देखें, क्या उसका मीनिंग निकल रहा है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।